मणिपुर में असल में चल क्या रहा है और इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है और वो राजकीय षड्यंत्र है, इसको भी समझना जरूरी है। अभी हमारे पास इतना समय नहीं कि हम उसके डिटेल में जाएं, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात यह है आउटसोर्सिंग ऑफ वायलेंस। हमारे देश में आउटसोर्सिंग और निजीकरण, खासगीकरण सरकार बहुत सारी चीज़ों का कर रही है, उसके साथ साथ हिंसा का भी आउटसोर्सिंग ये गुजरात के 2002 के दंगों के बाद से एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी के तौर पे किया जा रहा है। हिंसा सिर्फ सरकार नहीं करती है, सरकार हिंसा की सारी परिस्थितियां तैयार करती है, उसके बारे में उसको संरक्षण देती है और सामान्य लोगों को इस तरह से उकसाती है कि सामान्य लोग सरकार का वो काम कर देते हैं और पूरा का पूरा वायलेंस जो है वो आउटसोर्स कर दिया जाता है। यही इस समय मणिपुर में हो रहा है, यही गुजरात में हुआ 2002 में। देश भर में जहां जहां मॉब लिंचिंग्स हुए वहां पे भी यही हुआ और 5000 से ज्यादा हथियार लोगों के हाथ में, बेहतरीन लोगों के हाथ में कहां से पहुंचे। और मणिपुर पुलिस कह रही कि वो हथियार लूट लिए गए। अरे ऐसे कैसे हुआ? वो हथियार लूटे नहीं गए, वो हथियार बांटे गए, वो हथियार बांटे गए। दिस इज आउटसोर्सिंग ऑफ वायलेंस और ये पूरे देश में इसका खतरा है। हाँ, तो ये कल को महाराष्ट्र में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है कि सरकार बोलेगी हमने तो कुछ नहीं किया लोगों ने किया। लोगों ने कैसे कर दिया? आपको पता नहीं था क्या चल रहा है, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तो ये आउटसोर्सिंग ऑफ वायलेंस बहुत बड़ा खतरा है, ये पूरे देश में है, इसको हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, दिस इज अ स्टेट ऑफ हेट। ये ऐसा स्टेट है जो हेट के बिना चल ही नहीं सकता। इस पूरे ये जो 2014 के बाद से जो हम खास तौर से देख रहे हैं कि कुछ लोगों को डायरेक्टली वायलेंस के में इन्वॉल्व करना और बाकी लोगों के दिमाग में एक नफरत फैला करके उनको भी इनडायरेक्टली इस वायलेंस के प्रति किसी न किसी तरीके से डिसेंसिटाइज करना, जिससे कि तमाम सामान्य लोग ये सोचेंगे कि हाँ जो चल रहा है चलो ठीक ही चल रहा है। और केरला स्टोरी से लेकर के तमाम और तरह तरह से और रोज हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस में हम देखते रहते हैं एक कल्टिवेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ हेट। ये इस सरकार के लिए और इस राजनीतिक पार्टी के लिए ये उनकी एक केंद्रीय स्ट्रैटेजी है। और तीसरी एक छोटी सी बात यह है कि मणिपुर में जहाँ कुकी समाज के लोग रहते हैं, अभी भी आदिवासी समूह रहते हैं, वहाँ बड़े स्तर पे एथनिक क्लिंजिंग के पीछे वहाँ की जंगलों को कब्जा करके और पाम ऑयल प्लांटेशन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये मणिपुर सरकार ने डिक्लेयर किया है। 10 लाख हेक्टेयर ये पाम ऑयल के तहत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आदिवासियों को विस्थापित करके, आदिवासियों को हटा के, क्योंकि जब एथनिक क्लींजिंग होगी गांव से लोग छोड़ के भागेंगे, रिफ्यूजीज बनेंगे, गांव के गांव खाली किए जाएंगे, वो जंगलों पे कब्जा किया जाएगा और वहां पे सरकार की मदद से पाम ऑयल जैसे बड़े बड़े जो एग्रो इंडस्ट्रियल जो कॉर्पोरेशन है वो वहां घुसेंगे। इसके पीछे सिर्फ इतना ही नहीं है, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं पे बलात्कार किया जा रहा है। ये सारे स्टेट के ही नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर के भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके तहत वहाँ एक बहुत ही विकृत प्रकार का विकास का एक मॉडल इसको धकेला जा रहा है। तो मुझे लगता है इस सब के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। अंत पे एक ही बात है, नॉट इन माई नेम, ये हमारे नाम पे मत करो। ये जो कुछ तुम कर रहे हो इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, हम में से कोई जिम्मेदार नहीं। मणिपुर में आज जो हो रहा है ये सामान्य लोगों के नाम पे मत बोलो कि वहाँ मैतेई लोगों ने कुछ कर दिया या देश के लोगों ने कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है, ये तुम करा रहे हो। ये इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इस देश की जो सत्ताधारी पक्ष है वो करा रहे हैं। इसमें सामान्य लोग इसके साथ नहीं है। मुझे लगता है इसको जितना बड़े स्तर पे हम लोगों तक इस बात को पहुंचा पाएंगे उतना हम इस जो आज की जो राजकीय सत्ता है इसको हम हटा सकते हैं। 2024 को हम सबको अपने सामने रखना है और 2024 में इस देश की जनता को ऐसा सबक सिखाना है, 10 मतलब बस। 10 साल हो गए, तुमने दिखा दिया तुम क्या करना चाहते हो, हम नहीं चाहते। और 10 मतलब बस, ये इस नारे को आज से शुरू करिए। एक एक घर में, एक एक गांव में, एक एक बस्ती में 10 मतलब बस 24 के बाद
24 की तैयारी अभी से हमको करनी चाहिए। तो मैं इतना ही बोलूंगा, मैं बोलूंगा 10, आप बोलेगा मतलब बस। 10 मतलब 10 मतलब 10 मतलब